हेलो फ्रेंड्स, प्रमाण स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। कल जो वीडियो बनाई थी उसी से आगे आज अपन कंटिन्यू करते हैं। मेंडल का जीवन परिचय अपन ने कल पढ़ लिया था। आज अपन आगे दो क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं जो डायरेक्ट बोर्ड के पेपर में दोनों क्वेश्चन एग्जिट ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मेंडल की सफलता का कारण लिखिए। मेंडल सफल क्यों हुए? अपन पॉइंट वाइज यहाँ पर पढ़ते हैं। मेंडल की सफलता के मुख्यतः तीन कारण बताए जाते हैं। पहला कारण मेंडल की सफलता का ये है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षणों का अध्ययन किया। देखो, एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया तो उनका फोकस एक ही परिणाम पर था। अगर वो एक के साथ कई सारे लक्षणों का अध्ययन करते कि कई सारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं तो सफलतापूर्वक उनका विश्लेषण नहीं कर पाते। अर्थात उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तो मुख्य सफलता का कारण क्या हुआ? एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन करना। दूसरा है, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। इस लाइन का मीन्स ये है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए, प्रयोगों से जो परिणाम उन्हें प्राप्त हुए, सारे प्रयोग अपन आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। जो प्रयोग उन्होंने किए, उनके जो परिणाम उनको प्राप्त हुए, उन सभी परिणामों को उन्होंने क्या किया, सावधानी पूर्वक गणितीय रूप में, देखो यहाँ पर लिखा सांख्यिकीय विश्लेषण, मतलब अनुपात के रूप में लिखा, ताकि वो आसानी से क्या हो, समझ में आ सके। बाद में भी अगर उसे कोई देखे तो आसानी से उसे समझ सके। तीसरा कारण है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल की देखो, ये कैसे भी हो सकता है उन्होंने सावधानी पूर्वक या समझदारी से मटर के पौधे का चयन किया हो, या हो सकता है इत्तेफाक से मटर के पौधे का चयन हो गया हो। कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि स्टडी तो उन्हें पता नहीं थी, फिर भी उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। तो यहाँ पर ये मुख्य तीन कारण हैं जो बताते हैं कि मेंडल सफल हुए। और मेंडल के सफल होने का जो मुख्य जो कारण बताए गए हैं वो ये कुछ बिंदु बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में एग्जिट ऐसे का ऐसा ही पूछा जाता है, तो आपको ऐसे का ऐसा ही पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया? दूसरा क्वेश्चन ये भी ऐसे का ऐसा आता है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? अब देखो यहाँ पर इसके भी कुछ बिंदु हैं। मटर के पादप एक वर्षीय होता है। मटर का जो पौधा होता है, आप लोग जानते हो, मटर का एक शाखीय पौधा होता है जो एक वर्षीय होता है, अतः अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। देखो, सफलतापूर्वक अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कैसे करेंगे? ये होता है कि अगर बहुवर्षीय का मतलब होता है बड़ा पौधा, जैसे मान लेते हैं नीम का पौधा, पीपल का पौधा उन्होंने चुन लिया, अब उसका अध्ययन करते तो उनकी तो पीढ़ी खत्म हो जाती। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनने में ही 50 साल लग जाते, तो अध्ययन नहीं कर पाते। तो सफलता का पहला मुख्य कारण यही था कि मटर के पौधे का चयन किया, अर्थात हर साल नए नए पौधे बनते रहे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अध्ययन सफलतापूर्वक कर सके। दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। देखो यहाँ पर दो बिंदु हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। समझते हैं इसको, एक लिंगी और द्विलिंगी, दोनों वर्डों को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है? देखो, पौधा जो होता है, पौधे का जो पुष्प होता है, इस पुष्प में पुंकेसर, एक तो होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। ठीक है, ये नर वाला भाग होता है और ये मादा वाला भाग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये पुंकेसर नर वाला भाग है और ये स्त्री केसर मादा वाला भाग होता है। अगर दोनों पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में, एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प। ठीक है, यहां पर पुंकेसर और स्त्री केसर अगर अलग अलग पौधे में उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प। तो यहां पर देखो, मटर का पौधा कैसा है? द्विलिंगी पुष्प है, मतलब यहां पर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित हैं। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? इसके बाद परागण, यहां पर देखते हैं अपन परागण। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो यहां पर अपन परागण को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, परागण, आपको पता है कि पुष्प में वृत्तिका होती है, डायग्राम से ही समझ लीजिए आप, रफ डायग्राम से। ये अपन ने पुष्प का टीएस बना लिया, मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये पुष्प का टीएस है। टीएस का मतलब होता है पुष्प लिया और पुष्प को खड़ा काट दिया। जैसे यहाँ पर पुष्प का टीएस काटेंगे तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी? ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। यहाँ पर इसे तो बोल रहे हैं पुंकेसर। क्या बोल रहे हैं? पुंकेसर। ये क्या है? वृत्तिका। क्या है ये? वृत्तिका। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो है स्त्री केसर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये है पुंकेसर।
नर वाला भाग। यहां से क्या होगा, इसमें जो ये होते हैं पुंकेसर, ये यहां से निकलकर किसी भी माध्यम से वृत्तिका तक पहुंचे। इनकी स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ ऐसी होती, ठीक है। ये यहां से निकलकर, मतलब एक ही पौधा है, इस पौधे के पुंकेसर उसी पौधे की वृत्तिका मतलब स्त्री केसर के ऊपर वाले भाग पर पहुंचे तो इसे हम क्या बोलते हैं, परागण। अगर ये एक ही पुष्प पर होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। और अलग अलग पुष्पों पर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, परपरागण। ये चीज क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इस पॉइंट को समझिए आप, परागण समझ में आ गया। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त होते हैं। यहां पर देखो, अगर एक ही पुष्प के पुंकेसर और वृत्तिका दोनों एक ही पुष्प के हों और इनसे बनने वाला जो अलग पौधा होगा, मतलब इनसे बीज बनेगा और बीज से क्या बनेगा, पौधा। देखो दोनों एक ही पौधे के हैं, है कि नहीं है, दोनों एक ही पौधे के हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजी पादप बोलेंगे या फिर शुद्ध वंशक्रम। भाई कहीं दूसरी जगह से तो कुछ आ नहीं रहा, सेम पौधा है, सेम पुष्प है, तो इनसे बनने वाली अलग संतति भी तो शुद्ध वंशक्रम होगी, ठीक है। तो यहां पर दूसरा कारण समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा कारण देखते हैं, विपुंसन के द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। अब देखो आप, विपुंसन क्या होता है, किसी भी माध्यम से, जैसे आप मान लेते हैं इसमें अल्कोहल ले लेते हैं, गर्म पानी ले लेते हैं, चिमटी ले लेते हैं, कैंची ले लेते हैं, किसी भी माध्यम से हमने क्या किया, इस पुंकेसर को हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया। और हटाने के बाद दूसरे पौधे की वृत्तिका पर पहुंचा दिया। कहां पहुंचा रहे, दूसरे पौधे की, समझ में आ रहा है, दूसरे पौधे का जो पुष्प है उसकी वृत्तिका पर हम पहुंचा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परपरागण। और जो पुंकेसर हटा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, विपुंसन। तो इसमें ये हो गया ना कि शुद्ध वंशक्रम तो अपने आप ही बन रहा है, लेकिन इन्होंने खुद भी क्या किया, अध्ययन किया कि अगर छोटे और बड़े को एक साथ कर दिया जाए तो क्या होगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण के जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है अलग अलग लक्षण। अलग अलग लक्षण में ये होता है जैसे एक पौधा लंबा हो गया, दूसरा छोटा हो गया, ठीक है। जो बीज होते हैं एक गोल हो गया, दूसरा झुर्रीदार हो गया, मतलब जोड़े में लक्षण मिल रहे हैं, ठीक है। जोड़े में लक्षण मिलेंगे तो क्या होगा, सफलतापूर्वक उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेंडल ने अपने मटर का पादप का जो चयन है वो इन्हीं कारणों से किया और इसी वजह से वो क्या हुए, सफल हुए, ठीक है। देखो अभी एक पॉइंट बोला था मैंने, विपर्यासी लक्षण, और मेंडल का जो चुनने का कारण था वो भी एक विपर्यासी लक्षण ही था। उसको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना आप इस बात को। विपर्यासी लक्षण अभी जो बोला था, मटर के पौधे में देखो कुछ विपर्यासी लक्षण है। अब दोनों को समझते हैं, पादप के लक्षण, और एक तो होगा प्रभावी, दूसरा होगा अप्रभावी, मतलब एक का दूसरा क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा, दोनों जोड़े हो गए, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, विपर्यासी लक्षण बोला जाता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले पादप की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो पादप में दो तरह की लंबाइयां होगी, एक तो लंबा होगा और एक बोना होगा। जो लंबा होगा वो कैसा होगा, प्रभावी, जो बोना होगा वो कैसा होगा, अप्रभावी, ठीक है। यहाँ पर पुष्प की स्थिति देखो, जो पौधा होता है मटर का उस पे पुष्प दो तरह से लगते हैं, एक तो होता है कक्षीय, दूसरा अग्रस्त। कक्षीय का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं ये पौधा है और ये इसमें शाखाएं निकली हुई है, तो यहाँ पर फूल का लगना क्या होगा, कक्षीय होगा। और यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर फूल लगता है तो इसे क्या बोलेंगे, अग्रस्त बोलेंगे। हो गया एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। उसके बाद परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व का मतलब होता है पकी हुई, जो पक चुकी है, उस फली की आकृति कैसी होगी, या तो फूली हुई होगी या फिर संकीर्ण। संकीर्णित का मतलब होता है सिकुड़ी हुई, मुरझाई हुई, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व का मतलब होता है जब फली पौधे पर लगना प्रारंभ होती है तो उसे अपरिपक्व फली बोलते हैं। उसका जो रंग होगा हरा होगा या फिर पीला होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद पुष्प का रंग, इस पे दो तरह के पुष्प लगते हैं, एक तो बैंगनी लगता है और दूसरा सफेद लगता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। उसके बाद बीज की आकृति, देखो यहाँ पर जो बीज होगा वो भी दो तरह का होगा। अगर फूली हुई फली होगी तो बीज कैसा होगा, गोलाकार होगा, सामान्य सी बात है। और अगर सिकुड़ी हुई फली होगी तो झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब होता है बिल्कुल सिकड़ा हुआ उसका बीज होगा।
बीज का जो रंग होगा वो कैसा होगा, पीला या फिर हरा। मैं सारी वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ बोर्ड पर लिखकर। आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, सारे नोट्स को आप साथ के साथ अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए ताकि सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।